हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 कक्षा 12 जो कि सेट नंबर चौथा है 347 के सी। तो आइए बिना समय गवाए इस सेट को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी। तो देखिए, पहले का 10 एम, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरता, मोलैरिटी। HCl के 100 मिलीलीटर को 10 एम Na2CO3 के 75 मिलीलीटर के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन होगा। तो देखिए, HCl के बारे में आपको क्या पता है? 10 एम और 100 ml, ठीक है। आप ये क्या पता है? मोलरता, और आपको चाहिए नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर होता है X गुणा मोलरता। तो X, H प्लस कितना है? अम्ल के पास क्या मिलेगा? H प्लस, और H प्लस की संख्या है 1, तो X का मान हो गया 1, और मोलरता तो 10 ही है, तो ये 10 N नॉर्मलता आ गई, ठीक है। ठीक, अब इसका आपने निकाला मिली तुल्यांक। मिली तुल्यांक, मिली तुल्यांक बराबर सूत्र होता है N इंटू वी, नॉर्मलता गुणा आयतन। तो नॉर्मलता है 10 और आयतन कितना है? 100, तो ये हो गया आपका 1000। मिली तुल्यांक कितना आ गया बच्चों? 1000। अब इसी प्रकार दूसरा कौन है? दूसरा है 10 एम Na2CO3। 10 एम Na2CO3 के 75 ml है। कितने हैं? 75 ml। तो देखिए, ये मोलरता है और आपको क्या निकालना है? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर X गुणा मोलरता। X का मान कितना है? तो X का मान ये क्या है? लवण है। इसमें देखा Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, तो कितना प्लस हो जाएगा? Na, एक Na पर एक प्लस है तो 2 Na पर 2 प्लस हो जाएगा, तो X का मान 2 हो गया। यदि आप धनायन से ना देखें, ऋणायन को देखें, तो CO3 क्या होता है? -2, तब भी आप X का मान देखेंगे तो कितना आ रहा है? 2। ऋणायन को देखा तो 2, और अगर धनायन को देख रहे हैं तो Na प्लस होता है, 2 Na है तो 2 प्लस हो जाएगा, तो X का मान 2। चाहे धनायन को देखिए या ऋणायन को देखिए, गुणा M मतलब मोलरता 75, सॉरी 75 नहीं, मोलरता कितनी बच्चों? 10। तो नॉर्मलता कितनी आ गई? 20 N। अब इसकी मिली तुल्यांक, मिली तुल्यांक बराबर N इंटू वी, नॉर्मलता 20 और आयतन कितना है? 75। तो 75 दूनी 150, और ये 0 ज्यों का, तो 1500 आ गया इसकी मिली तुल्यांक, ठीक है। अब ये तो HCl अम्लीय है, और ये Na2CO3 की प्रकृति Na के कारण कैसी होगी? क्षारीय होगी। तो मिली तुल्यांक किसके ज्यादा है? क्षार के मिली तुल्यांक ज्यादा है। इसके 1000 आए थे, इसके 1500। क्षार के मिली तुल्यांक ज्यादा है, इसलिए विलयन कैसा होगा? क्षारकीय। यदि दोनों के बराबर आ जाते तो विलयन कैसा होता? उदासीन, ठीक है। जिसके ज्यादा होंगे विलयन वैसे ही, इसके 1000 हैं, इसके 1500 हैं, तो विलयन कैसा होगा? क्षारकीय। बराबर आते तो उदासीन, ठीक है। आगे Cu प्लस 2, Cu 29 परमाणु क्रमांक होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 10 29, 29 का बना दिया। अब कहता है Cu प्लस 2, Cu प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। इसका मतलब 4s0 3d9, तो 3d, d के कितने भाग होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, 9 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसने पूछा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन एक ही तो है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1, ठीक। अगला क्वेश्चन है CONH3 का होल 5 Cl2 के विलयन में कुल कितने आयन होंगे? आयन पूछ रहा है, तो आयनों में तोड़ दीजिए। जब आयनों में तोड़ेंगे तो देखिए, यहां तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा होगा, और यहां 2 लिखा है, तो जब आयनों में तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा इधर पर और 1 आ जाएगा इधर पर, तो ये होगा CO
NH3 का होल 5 Cl, हमने क्या बताया, 2 आएगा इधर पर तो ये प्लस का 2 और 1 जाएगा इधर पर तो Cl माइनस। इसके बाद संतुलित करिए, ये कितना था 1 और Cl हैं कितने, ये Cl कितने हैं 2, तो यहाँ 2 Cl आ जाएंगे भाई, ये 1 है और ये 2 Cl है तो 2 लगा दिया। ठीक है, अब कितने आयन मिले आपको, 2 ऋणायन है और 1 धनायन है। धनायन तो एक ही है ना, और ऋणायन कितने 2, तो टोटल आयन कितने मिले 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेहेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, अपचयित नहीं करता है। तो देखिए भाई, फेहेलिंग विलयन और टोलेन अभिकर्मक ये किसकी पहचान के लिए होते हैं, एल्डिहाइड की। किसकी पहचान के लिए, एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड की पहचान के लिए होते हैं, तो ये करेगा ये भी करेगा, इन दोनों में ये अम्ल हैं HCOOH, ठीक है, और CH3COOH। इसमें देखिए एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है फार्मिक अम्ल में अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो संरचना सूत्र है उसमें CHO होता है, इसलिए ये फेहेलिंग विलयन से क्रिया करेगा और एसिटिक अम्ल फेहेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करेगा। एसिटिक अम्ल फेहेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करेगा फार्मिक अम्ल ने, क्योंकि देखिए एल्डिहाइड समूह दिख रहा है, इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है, इसमें भी स्पष्ट दिख रहा है, इसमें नहीं होता है, आप देख सकते हैं, तो ये फेहेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करेगा। आगे, C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है, तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन, और प्राथमिक एमीन मतलब क्या होगा NH2, इधर CH3 CH2 CH2 CH2, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 H11 हो गए और N हो गया। ठीक, अब या तो इसकी संरचना ऐसी बनेगी या ऐसा बना सकते हैं, CH3 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और इस NH2 को यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है, यहां पर लगा सकते हैं, दूसरी संरचना बनी। तीसरी देखिए, तीसरी ऐसा कर सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहां पर NH2 रहा और यहां पर 1 कार्बन लगा दिया, ये तीनों संरचनाएं अलग अलग हो गई। चौथी संरचना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसको देखिए, तो ये इस प्रकार से H तो आप लगा ही लेंगे, H तो लगा ही लेंगे, क्यों, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, अब इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो इस प्रकार से कितनी संरचनाएं बनी, 1 2 3 4 संरचनाएं बनी है। इसका मतलब है प्राथमिक एमीन कितने संभव है भैया, 4 संभव है। अगला, किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है, ये तो सबको पता होगा, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इस प्रकार से ये पहले के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दूसरे का क्या है, क्वथनांक उन्नयन एवं मूललता में क्या संबंध है। देखिए, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी समानुपाती होता है मूललता के, ठीक है, तो डेल्टा टीबी मूललता को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से, समानुपाती हटाया तो एक नीतांक लगाना पड़ा kb इंटू स्मॉल m, ठीक है, जहां kb क्या है आपका, मूलल उन्नयन स्थिरांक है। तो एक तो ये सूत्र हो गया, अगर डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मूललता का सूत्र लगाया, मूललता का सूत्र क्या होता है बच्चों, मूललता बराबर होता है पदार्थ या विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में
भार, विलायक का किलोग्राम में भार। ठीक है, तो Kb गुणा N क्या है, मोल। तो N क्या है बच्चों, मोल। तो N बराबर सूत्र क्या हो गया, W/M गुणा कैपिटल W। अगर ये ग्राम में होगा तो इसको किलोग्राम में बदलोगे आप, किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, वो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये सूत्र निकल के आ जाएगा, जहां स्मॉल w विलेय की ग्राम में मात्रा, स्मॉल m विलेय का अणुभार, कैपिटल W विलायक की ग्राम में मात्रा। ठीक है, तो मेन है डेल्टा टीवी समानुपाती मोललता, समानुपाती हटाए तो नीतांक लगा दिया Kb। अब मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। मोल n बराबर क्या होता है, n बराबर W/M होता है, तो W/M। और ये कैपिटल W अगर ग्राम में होगा तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए, अगर ये ग्राम में होगा तो किलोग्राम में बनाने के लिए आप 1000 का भाग देंगे, और वो 1000 कहां पहुंच गया, ऊपर। तो ये आपका सूत्र निकल के आ गया। जितने भी स्मॉल लेटर के होते हैं, स्मॉल w स्मॉल m, ये सब विलेय की होते हैं। और जो कैपिटल होगा तो विलायक लिखने में भी बड़ा होता है, विलायक तो बड़ा लिखने में है तो कैपिटल से प्रदर्शित कर देते हैं, मतलब बड़े से प्रदर्शित करते हैं, और विलेय लिखने में छोटा है तो इसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है HgCl2 मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड SnCl2 जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते, क्यों? इसका आंसर सुनिएगा। इसका आंसर क्या है, SnCl2 जब HgCl2 से क्रिया करता है, ठीक है, तो SnCl2 बच्चों प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है। तो प्रबल अपचायक है तो इसका अपचयन कर देगा, और अपचयन करके इसको Hg में परिवर्तित कर देता है, पारा में परिवर्तित कर दिया, और खुद क्या बनाता है, SnCl4 बनाता है, SnCl4 बनाता है। इस प्रकार से SnCl4 बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद पहले क्या बनाता, पहले बनाएगा Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड बदलता है मर्क्यूरस क्लोराइड में। तो HgCl2 बदला Hg2Cl2 में, तो आपको यहां 2 लगाना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस होगी। इसके बाद फिर ये Hg में परिवर्तित हो जाता है, Hg में परिवर्तित हो जाता है। तो जब Hg में परिवर्तित हो जाएगा तो देखिए यहां 2 लगा दिया, यहां 2 लगा दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 8 हो गए, 4 दूनी 8, इस प्रकार से रिएक्शन हो गई। ठीक है, SnCl2 प्रबल अपचायक होता है जो HgCl2 को किस में परिवर्तित कर देता है, Hg पारा में परिवर्तित कर देता है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जो विलयन में कैसी रहती है, अस्थिर, जलीय विलयन में कैसी हो जाती है, अस्थिर, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। बात क्लियर हुई? दोनों को जलीय विलयन में एक साथ क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये है प्रबल अपचायक, इसका अपचयन कर देता है, इसमें Hg में अपचयन कर देता है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जो जलीय विलयन में क्या हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, इसलिए दोनों को साथ साथ नहीं रखते। वही लिखा है SnCl2 एक प्रबल अपचायक है जो HgCl2 के साथ क्रिया करके इसे Hg में अपचयित कर देता है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया जो विलयन को अस्थिर कर देती है, इसलिए जलीय विलयन में इनको साथ साथ नहीं रखते। आपको बात क्लियर हुई क्या? HgCl2 पहले किस में कन्वर्ट होगा, Hg2Cl2 में। कोई अगर कहे कि अपचयन हुआ है, हमको कैसे पता चला, तो यहाँ Hg की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ Hg की कितनी है, +1, और बाद में ये कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होगी, Hg में, और Hg में कितनी हो गई, 0, 2 से कितनी हो गई, 0, ऑक्सीकरण संख्या घटी तो क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो यही कह रहा है कि ये प्रबल अपचायक है और इसका अपचयन कर देता है Hg में,
अब चयन कर दिया, यह एक रेडॉक्स अपक्रिया है जो जलीय विलयन में विलयन कैसा हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, इसलिए इनको साथ साथ नहीं रखते। ठीक है, अगला सुनिए। अगला क्वेश्चन, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि CONH3 का होल 5 ClSO4 तथा CONH3 का होल 5 SO4 बाहर Cl आयनीकरण समावयवी हैं। ये दोनों आयनीकरण समावयवी हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध करना है। तो देखिए पहले आप चेक करिए, अंदर वाला आयन Cl है, बाहर SO4 है। यहाँ बाहर वाला अंदर प्रवेश कर गया SO4 और अंदर वाला बाहर निकल गया, तो ये तो क्लियर हो गई कि आयनीकरण समावयवता तो है। क्यों? क्योंकि आयनों में बदलाव हो गया, आयनों में क्या हो गया, बदलाव हो गया, बाहर वाला अंदर आ गया और अंदर वाला बाहर आ गया। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, इसमें आयनीकरण समावयवता है। तो जिसमें आयनीकरण समावयवता होती है वो सफेद अवक्षेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सफेद अवक्षेप देते हैं। यही हमने लिखा, आयनन समावयवी को जल में घोलने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा तो इसका मतलब है वो आयनीकरण समावयवता प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, जल में घोलने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हमने पहले वाले की क्रिया BaCl2 से कराई, तो BaSO4 बनेगा, BaSO4 बनेगा और इसका अवक्षेप कैसा होता है, सफेद अवक्षेप प्लस। और क्या बनेगा, अब जब BaSO4 तो इधर Cl2 लग जाएगा, तो CONH3 का होल 5 Cl2। देखिए ये ज्यों का त्यों, और SO4 के स्थान पर क्या लग जाएगा, Cl2 लग जाएगा। इसमें देखें AgCl बनेगा, AgCl, इसका भी अवक्षेप कैसा होता है, सफेद अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप। और क्या बनेगा, अब जब Cl यहां से हट जाएगा तो NO3 लग जाएगा इसके स्थान पर, तो CONH3 का होल 5 SO4 NO3, SO4 ज्यों का त्यों NO3 यहां पे लग जाएगा। तो ये दोनों आयनीकरण समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं। देखने से तो लग रहा है, लेकिन आप लिखोगे क्या, ये जल में घोलने पर कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, इनका सफेद अवक्षेप। तो हमने रिएक्शन करा दी, इससे रिएक्शन कराई तो इसका अवक्षेप सफेद है, इससे रिएक्शन कराई तो इसका अवक्षेप भी कैसा हो गया, सफेद। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे का घा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। कहता है C2H5Br, इसकी रिएक्शन कराई है KOH एक्वस AQ, एक्वस का मतलब जली, तो क्या होगा बच्चों, KBr निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, क्या बन जाएगा, C2H5OH। अब इसका ऑक्सीकरण करा दिया उसने, K2Cr2 7 + H2SO4 से क्रिया ऑक्सीकरण कराया, तो ऑक्सीकरण कराने पर बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और ये चूंकि प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल है, तो ये एल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा और एल्डिहाइड अम्ल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अम्ल में। तो ये जो है अम्ल बना देगा CH3COOH एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, एल्कोहल बदलेगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड बाद में बदल जाएगा अम्ल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरे का 6 ग्राम यूरिया, तो ये हो गया स्मॉल w, 6 ग्राम, 200 ग्राम जल, ये हो गया विलायक कैपिटल W, 200 ग्राम। क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना, डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान दिया है आपको, Kb का मान कितना दिया, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा टीबी बराबर Kb गुणा स्मॉल w गुणा 1000 अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W। ठीक है, ये सूत्र लगाया। अब देखिएगा, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार। विलेय कौन है, विलेय है यूरिया, और विलायक कौन है, जल, तो यूरिया। तो स्मॉल m बराबर NH2CONH2 का अणुभार।
N का कितना होता है नाइट्रोजन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट, परमाणु भार नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2। एक बार फिर से सुन लीजिए, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1। टोटल आप करेंगे तो कितना जाएगा 60। मान रखिए Kb का मान 0.52, स्मॉल w का मान 6 गुणा 1000 अपॉन स्मॉल m 60, कैपिटल W 200, दशमलव हटाया 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। अब 6 से ये काटा 10 बार और 1 जीरो 2 जीरो, या इसको ज्यों कहते हैं लिखा रहने दीजिए, ये 3 जीरो, CA खत्म, ठीक है, ये ज्यों कहते हैं लिखा हुआ है। अब देखिए, अब जब आपने भाग दिया तो 52/2 गुणा 100, ठीक है, 2 से ये काटा 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 26/100 का मतलब है 0.26, ठीक है, केल्विन डेल्टा टीवी। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगला खा नंबर देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताना है, ठीक है। तो जैसे ये है बेंजिल एल्कोहल, तो बेंजिल एल्कोहल क्या होता है बच्चों, बेंजिल एल्कोहल CH2OH, ये हो गया बेंजिल एल्कोहल। ये कहता है बदल गया बेंजोइक अम्ल में, इसका मतलब एल्कोहल किसमें बदल गया, अम्ल में, तो ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाया गया होगा। तो ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा क्या कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। तो इसमें अभिकर्मक पूछा था, तो लिख सकते हैं प्रयुक्त अभिकर्मक कौन है, K2Cr2O7 प्लस का H2SO4, इसके स्थान पर आप KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस H2SO4 भी ले सकते हैं। अगला है ब्यूटेन 2-ऑन, ब्यूटेन, ब्यूट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूट, एन आ रहा है तो सभी के भी सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आप कहीं से भी गिनती करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कहता दूसरे पर ओन है, दूसरे पर ओन, ओन का मतलब डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इधर CH3, इधर 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, इधर CH2, इधर पे CH3। अब कहता है इससे बनाना क्या है, बन गया ब्यूटेन 2-ऑल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4, एन है सभी में सिंगल बॉन्ड, दूसरे पर ऑल, दूसरे पर ऑल का मतलब OH, तो यहाँ CH3 है, 1 2 3, इधर H, इधर CH2, इधर CH3। अब आपको ये चेक करना है कि इससे ये कब बनेगा, इधर क्या होना चाहिए कि ये चीज बन जाए। तो आप गौर कर पा रहे होगे O के साथ इधर क्या लग गया H, इधर भी H और इधर भी H लग गया, इसका मतलब इसका अपचयन हो गया। क्या हो गया बच्चों, अपचयन, भाई H जुड़ गया तो अपचयन हो गया। तो अपचयन कौन करता, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसने क्या कर दिया, अपचयन कर दिया, ठीक। तो अपचयन कर दिया तो एक बॉन्ड हटेगा, इधर H लग जाएगा, इधर H लग जाएगा, वही काम हुआ है। तो इसमें प्रयुक्त अभिकर्मक कौन है, प्रयुक्त अभिकर्मक हो गया LiAlH4, आप हिंदी में नाम भी लिख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तीसरे का गा है एथेनल, एथेनल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल समीकरण लिखना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बनाना है। एथेनल क्या होता है बच्चों, एथ, एथ का मतलब
दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, और नल एथेन, एन आ रहा है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब होता है CHO, इसका मतलब एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। क्लियर? ठीक, इसको हमने ऐसे लिखा CH3CHO, एथेनल हो गया, एथेनल। और इससे आपको ये बनाना है, तो हमने इसकी एल्डोल संघनन क्रिया कराई, एल्डोल संघनन। तो दोबारा दूसरा अणु लिया CH3CHO और उपस्थिति तनु NaOH। ठीक है, तो आपको पता ये जो H है जिसको आप कहते हैं एल्फा हाइड्रोजन, तो ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो स्थिति क्या बनी CH3CH, ऊपर क्या हो गया OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं, तो इधर से गिनती की 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, और CHO का नाम अल, यही बना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये आएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, गलत था, ब्यूटेनल होगा, ये बन गया। अब बनाना आपको ब्यूट 2 इन अल, तो फिर से यही लिया CH3 CHO, CH3 CHO, क्रिया यही तनु NaOH से एल्डोल संघनन हुआ, एल्डोल संघनन हुआ तो ये वाला H यहां आया, तो CH3 CHOH, देख देख के ही लिखना है, CH इधर O और H आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, ये बना जो ऊपर बना था। इसके बाद इसको गर्म कर दिया, गर्म करने से H2O निकल जाएगा, तो देखिए OH तो ये है और H और चाहिए, ठीक है, तो H2O निकल जाएगा। तो सेट जेफ का नियम कहता है ऋणात्मक अवयव से जुड़े कार्बन के उस निकटवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन को लिया जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो यहां कम है तो H यहां का लिया जाएगा। ठीक, तो क्या बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, भाई ये OH यहां से H यहां से, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए क्या, 3 और 1 4, इस कार्बन ने 4 बनाए क्या, 1 2 3, 3 बने, इस कार्बन के 1 2 3, इसका मतलब यहां क्या बनेगा डबल बॉन्ड। अब 4 हो गए, इस कार्बन के 4 हो गए, इस कार्बन के 4 हो गए, इस कार्बन के 1 2 3 4, और ये तो H लगा ही लगा है। ठीक है, अब इसका नाम क्या हुआ, तो नाम क्या बोल रहा था, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन, तो देखिए ब्यूट 2 इन, और अल 1। ठीक है, बन गया। घ नंबर है कीटोन फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते। कीटोन टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते, इसका मतलब क्रिया नहीं करते, जबकि फ्रक्टोस जिसमें कीटोन समूह होता है उससे क्रिया कर जाता है। फ्रक्टोस में भी कौन सा समूह होता है, कीटोन समूह होता है, उससे क्रिया कर जाता है। फ्रक्टोस जो है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C OHH, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, HOH HOH कहता है कीटोन समूह, बात को समझिएगा, कीटोन समूह फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, लेकिन फ्रक्टोस में भी कौन सा समूह होता है, कीटोन समूह होता है, लेकिन ये टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, मतलब उनसे क्रिया कर जाता है। ऐसा क्यों, तो देखिए टॉलिन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, Ag2O,
और फेलिंग विलयन का क्या होता है, CuO, इनमें क्षार की उपस्थिति होती है। क्यों? क्योंकि ये होता है AgNH3 का होल ट्वाइज प्लस के फॉर्म में, ठीक है, और ये होता है CuOH का होल ट्वाइज के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, और क्षारीय प्रकृति के कारण फ्रक्टोज का पुनर्विन्यास हो जाता है ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज में बदल जाता है। CHOH का होल 4 CH2OH, ये क्या बन गया बच्चों, ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज क्षार की उपस्थिति में पुनर्विन्यासित होकर ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज में कौन सा समूह आ जाता है, CHO एल्डिहाइड समूह, इसलिए यह टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से क्रिया कर जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसका सारांश क्या है, कीटोन, ये होता है कीटोन समूह, ये टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता। कीटोन में भी यही समूह उपस्थित होता है, फिर ये क्यों क्रिया कर जाता है, इसलिए क्योंकि टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन में क्षार की उपस्थिति होती है, और वह क्षार फ्रक्टोज को पुनर्विन्यासित करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और ग्लूकोज में कौन सा समूह होता है, CHO एल्डिहाइड समूह, इसलिए यह टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से क्रिया कर जाता है। ठीक है, यही आपने लिखा हुआ है। ये फ्रक्टोज में कीटोन समूह होते हुए भी यह फेलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, क्योंकि टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन दोनों में क्षार उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, क्षार, जिससे फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है, तथा ग्लूकोज फेलिंग विलयन को अपचेत करके लाल भूरा उच्छेद देता है, और टॉलेन अभिकर्मक को अपचेत करके रजत दर्पण देता है। तो बात समझ में आई, टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन में क्या उपस्थित होता है, क्षार, जिससे फ्रक्टोज क्षार की उपस्थिति में पुनर्विन्यास होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में फ्रक्टोज बदल गया ग्लूकोज में, तो ये आसानी से टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से क्रिया कर लेता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये तीसरे तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको पढ़ाई अच्छे से समझ में आए, तो कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।